हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोकपाल, या ओम्बुड्समैन भी आप इनको कह सकते हैं। और इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा कहीं कहीं, लोकायुक्त का। तो जो लोकायुक्त होते हैं उनका काम भी बेसिकली वही काम होता है जो लोकपाल का होता है। लेकिन लोकायुक्त का जो दायरा होता है वो किसी स्टेट तक सीमित होता है। जैसे कि हमारे देश में अभी 28 स्टेट हैं, तो हर स्टेट में आपको एक लोकायुक्त देखने को मिल जाएंगे। तो उनका काम वही होगा जो लोकपाल का होता है, लेकिन उनका जो दायरा है वो अपने स्टेट तक सीमित होगा। तो आज का हमारा टॉपिक लोकपाल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोकपाल के बारे में ही बात करेंगे और लोकायुक्ता के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लोकपाल का काम क्या होता है। तो बेसिकली लोकपाल का काम होता है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। और जो भी लोग भ्रष्ट पाए जाते हैं, जो भी नेता हैं, जो भी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, तो जो भी भ्रष्ट पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना, बेसिकली ये काम लोकपाल का होता है। तो आपको पता है कि लोकपाल संस्था जो है ये 2019 में ही इस्टेब्लिश की गई है। तो इससे पहले ये नहीं थी, लेकिन काफ़ी सारे प्रयास किए गए लोकपाल लाने के लिए, लोकपाल बनाने के लिए। और इसके प्रयास बहुत टाइम से चल रहे थे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा जो है इसका प्रपोज़ल दिया गया। लेकिन उस टाइम पे कुछ खास हो नहीं पाया, कुछ इसके बारे में बात की नहीं गई। सबसे पहले अगर पूछा जाए कभी एग्ज़ाम में कि प्रपोज़ल किसने दिया था, तो आपको याद रखना है लक्ष्मीमल सिंघवी ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि सबसे पहले बिल, लोकपाल बनाने के लिए जो बिल है वो पार्लियामेंट में कब लाया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1968 में पहली बार बिल लाया गया था पार्लियामेंट में लोकपाल बनाने के लिए। उसके बाद से 2011 तक लगभग 8 बार बिल लाया जा चुका है, लेकिन पास कभी नहीं हुआ। उसके बाद जो है 2002 में एक कमीशन बनाया गया लोकपाल बनाने के लिए, जो वेंकट चलैया की अध्यक्षता में बनाया गया। और उनको कहा गया कि आप थोड़ी जांच पड़ताल करके बताओ कि हमें लोकपाल बनाना चाहिए या नहीं। तो उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और इन्होंने कहा कि हाँ, हमें लोकपाल बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है। उसके बाद 2000, लेकिन फिर सरकार ने कुछ ध्यान दिया नहीं। उसके बाद फिर से 2005 में एक वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कमीशन और बनाया गया और उन्होंने भी सेम बात रिपीट की कि हाँ, बनाना चाहिए हमें लोकपाल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 2011 में जो है अन्ना हजारे, जो अनशन हुआ था, आमरण अनशन किया था अन्ना हजारे ने, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बवाल मचा था। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में उस टाइम पे। और इसके जो हम देखते हैं केजरीवाल, जिनकी आपकी पार्टी है, तो बेसिकली केजरीवाल का जो उदय हुआ, या फिर ये जो आप पार्टी का उदय हुआ, तो ये बेसिकली 2011 के अन्ना हजारे के अनशन से ही हुआ। इसके बाद किरण बेदी का नाम जो है बहुत रहा इसमें 2011 के अनशन में। और इसके अलावा बाबा रामदेव का नाम भी इसमें शामिल था। बाबा रामदेव इसमें शामिल थे, प्रशांत भूषण जैसे नेता इसमें शामिल थे। तो ये बहुत सारे नेता कहते हैं कि कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन से नेता निकलते हैं। जैसे कि अगर आप जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनका बैकग्राउंड आप कहीं ना कहीं चेक करोगे तो किसी ना किसी आंदोलन से ही ये निकल के पार्टियां बनी हैं, नेता बने हैं। तो बेसिकली कहते हैं कि आंदोलन जो है वो नेताओं को पैदा करते हैं।
तो आप भी लीड कीजिए, कुछ भी होता है तो आगे बढ़िए, लीड कीजिए। तो इसके बाद 2013 में जो है बिल दोबारा से लाया गया लोकपाल के लिए, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में बिल पास हो गया। और उसके बाद 2019 में पहले लोकपाल भारत को मिलते हैं, पिनाकी चंद्र घोष। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है लोकपाल संस्था को बने हुए, तो अभी जो है पहले पिनाकी चंद्र घोष थे और अभी जो दूसरे लोकपाल ही भारत को मिले हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष के बाद अभी जो लोकपाल वर्तमान में है एएम खानविलकर, जिनकी नियुक्ति 2024 में ही हुई है। तो अभी तक बेसिकली अगर कोई पूछ ले तो दो ही लोकपाल भारत के अंदर रहे हैं। अब लोकपाल के बारे में अगर हम थोड़ी सी आगे बात करें तो लोकपाल सिर्फ कोई एक इंसान नहीं है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अगर किसी भी काम के लिए कोई आयोग बनाया जाता है तो उसमें सिर्फ एक इंसान नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो लोकपाल है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि एक बहुसदस्यीय निकाय है। और इस बॉडी के अंदर, इस निकाय के अंदर एक अध्यक्ष होगा जो मेन जो है इसका हेड होता है, जिसे कि हम लोकपाल कहते हैं। वैसे तो लोकपाल अपने आप में एक बॉडी है प्रॉपर, तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष कौन होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई होंगे। याद रखना है, पूर्व सीजेआई, वर्तमान में नहीं, प्रेजेंट में नहीं, जो प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट वाले सीजेआई लोकपाल का काम करेंगे तो फिर उनका काम कौन करेगा? तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए और चीफ जस्टिस ही होने चाहिए। पूर्व होने चाहिए और चीफ जस्टिस ही होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे। तो कई बार एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि कौन इसके अध्यक्ष बनने के लिए क्या जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन बन सकते हैं। तो बहुत सारे नाम आपको दे देंगे, तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही चलेंगे, वो भी पूर्व, वर्तमान वाले नहीं। और इसके अलावा 8 अदर मेंबर्स इसमें होते हैं, जो कि 50% तो आपके जुडिशियल कैटेगरी से होने चाहिए, यानी कि न्यायिक कैटेगरी से होने चाहिए। और 50% आपके SC ST OBC या फिर महिला श्रेणी से होने चाहिए। और इन सदस्यों का जो टेन्योर होता है वो बेसिकली 5 ईयर या 70 ईयर आयु जो भी आपकी पहले हो, तो वो चलती है सबके लिए। या तो 5 साल का कार्यकाल बेसिकली होता है, या फिर उनकी 70 साल की उम्र हो जाए। इसके बाद बात करें इनकी नियुक्ति की, कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो बेसिकली इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो एक कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कॉलेजियम मतलब एक चयन समिति होती है, चयन समिति होती है, वो सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देंगे। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कॉलेजियम होती है इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। तो एक इसमें भी अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष जो हैं वो बनाए जाएंगे पीएम, जो चेयरमैन होगा वो होगा पीएम। उसके बाद सीजेआई जो है एक मेंबर होंगे इसमें, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो पूर्व चीफ जस्टिस है उनको तो अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन इनके जो चयन करने के लिए, इनको सिलेक्ट करने के लिए जो है जो समिति बनाई जाती है उसमें होते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद एक अपोजिशन लीडर का होना इसमें ज़रूरी है, जो भी अपोजिशन का लीडर होगा पार्लियामेंट में। इसके अलावा एक ऐसा मेंबर इसमें हो सकता है जिसको पीएम चाहें, या जिसको पीएम कहें कि इसको ले लो तो उसको ले लेंगे, कोई भी मंत्री हो सकता है। अब जैसे कि हमने देखा कि इनका काम होता है बेसिकली भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, जो भी भ्रष्ट पाए जाएं लोग उनकी जांच करना। तो इनकी कंप्लेन कौन कर सकता है? तो कंप्लेन कोई भी कर सकता है, कोई भी आम इंसान, कोई भी इनके लिए कंप्लेन कोई अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है, कोई नेता ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप किसके पास जा सकते हो? लोकपाल के पास। और बेसिकली हम को किसी ना किसी स्टेट में रहते हैं तो सबसे पहले हम अपने स्टेट लेवल पे लोकायुक्त जो होते हैं उनके पास जाएंगे। तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी कंप्लेन कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो लोकपाल हैं या लोकायुक्ता की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, लोकपाल की बात कर रहे हैं। तो लोकपाल का दायरा क्या होगा, यानी कि जब ये जांच करते हैं किस किस की जांच कर सकते हैं। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है किसी भी मंत्री की, किसी भी सरकारी अधिकारी की, सिर्फ प्राइवेट की नहीं। तो किसी भी मंत्री की, सांसद की, सरकारी अधिकारी की, या फिर सेंटर ग्रुप के ए और बी। तो सेंटर ग्रुप के ए और बी के अधिकारियों की ये जांच कर सकते हैं। उसके बाद संसद के द्वारा अधिनियमित या स्थापित किसी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी ऐसी जो संसद के द्वारा बनाई गई है, जैसे कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो संसद के एक्ट के द्वारा बनाई गई है, उसकी ये जांच कर सकते हैं, उसके अधिकारियों की जांच कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर गवर्नमेंट द्वारा, अगर सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा किसी को फंडिंग दी जा रही है तो उसकी भी ये जांच कर सकते हैं। और कुछ अपवादों को छोड़कर ये पीएम की भी जांच कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी भी ये जांच कर सकते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, यानी कि कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर। जैसे कि फॉरेन रिलेशन का कोई मामला हो गया तो उसमें ये दखल नहीं देंगे, भाई वो अपने अकॉर्डिंग डील करें। सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर पब्लिक सिक्योरिटी से रिलेटेड या परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड या कोई अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई मामला है तो उसकी जांच करने का अधिकार लोकपाल को नहीं है। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, आर्मी की जांच ये नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी की अपने बहुत सारी ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन होती हैं जो वो किसी को नहीं दे सकते, सरकार को भी कभी कभी नहीं दे सकते। तो ऐसे मामलों की जांच जो है लोकपाल नहीं कर सकते हैं और सरकार से भी नहीं पूछ सकते हैं। ऐसी अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मामला है तो वो सरकार से भी नहीं पूछ सकते हैं। तो आर्मी इसके दायरे में नहीं आती है, आपको याद रखना है। और बेसिकली आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो है लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगी, लोकपाल की जांच के दायरे में नहीं आएंगी। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है जुडिशरी के बारे में कि क्या जुडिशरी की जांच लोकपाल कर सकते हैं, या जुडिशरी के जो जज होते हैं। तो अभी रिसेंटली में एक केस जो है लोकपाल के पास गया था। किसी इंसान ने कंप्लेन की थी लोकपाल के पास कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने जो है अपनी पावर्स का गलत यूज़ किया है और अपनी किसी निचली अदालत को जो है उस पे दबाव डाल के कोई फैसला बदलवाया है। तो ये जो है कंप्लेन गई थी लोकपाल के पास। तो लोकपाल ने कहा था कि हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी पार्ट। तो लोकपाल ने वहाँ पे कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो लोकपाल के दायरे में आएगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई ना जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने आप से ही कोई फैसला सुना दे तो उसे स्वतः संज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये फैसला दिया कि लोकपाल के दायरे के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं आते हैं। और जैसे कि लोकपाल एक्ट कहता है कि लोकपाल एक्ट 2013, क्योंकि 13 में ही जो है एक्ट बिल पास हुआ था संसद से। तो लोकपाल एक्ट 2013 की जो क्लॉज 14 है, तो वो ये कहता है कि लोकपाल उन संस्थाओं की जांच कर सकता है जो 2000 जो संसद के द्वारा स्थापित की गई हो या फिर संसद के द्वारा अधिनियमित की गई हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये संसद के एक्ट के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पे जो है 1935 का जो एक्ट था उससे काफ़ी सारी चीज़ें ली गई। तो 1935 के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं और संसद ने केवल इनको मान्यता दी है, संसद ने इनको बनाया नहीं है। ये पहले से ही बने हुए थे, पहले से ही स्थापित थे। तो इसलिए ये लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि
जो जुडिशरी है वो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी कि जुडिशरी कुछ भी करे उसमें किसी दूसरे को, किसी भी संस्था को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है सिवाय संसद के। और संसद भी तब उसमें दखल दे सकती है जब किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पे कोई महाभियोग चलाया जाए, तो तब संसद उसमें दखल दे सकती है। अदरवाइज संसद को भी उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि उसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है ये तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेसिकली हमने देखा कि लोकपाल के दायरे में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो ये दोनों ही बातें इम्पोर्टेंट हैं कि इनके दायरे में क्या आता है और क्या नहीं आता। तो बेसिकली लोकपाल और लोकायुक्त के कुछ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं जो जिला या ब्लॉक लेवल तक होते हैं, ब्लॉक लेवल पर भी होते हैं, जिनके पास आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। तो याद रखना है कोई भी व्यक्ति इनके पास कंप्लेन कर सकता है। तो अपने अधिकारों का यूज़ कीजिए। आप चाहें तो किसी भी अधिकारी के खिलाफ जो है या फिर किसी भी नेता के खिलाफ अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो आप लोकपाल के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।